हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पीसीएस रिवीजन कर रहे हैं। तो वो पीसीएस रिवीजन के क्रम में हमने 2017 तक के प्रश्नों को देख लिया है, आधुनिक भारत के। तो आइए शुरू करते हैं 2016 के प्रश्नों को। ठीक है, तो 2016 में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। यानी टॉमस मुनरो जो है किन वर्ष के मध्य में या उनका कार्यकाल जो है कब से कब तक था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं टॉमस मुनरो जो है, टॉमस मुनरो कई नामों में चर्चित रहते हैं। इन्होंने कई काम किया है भू राजस्व के क्षेत्र में। तो इन्हें हम देखते हैं। तो टॉमस मुनरो का जो कार्यकाल है वह जो है 1820 से 1827 तक है। ये मद्रास के गवर्नर रहे। ठीक है, 20 से 28 तक ये मद्रास के 1820 से 1827 मद्रास के गवर्नर रहे। और वहीं पर इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का आप नाम सुने होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका इन्होंने पहली बार प्रयोग किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था का। और रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व वसूली की सबसे बड़ी व्यवस्था थी, जो लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। ठीक है, 51% भूभाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और इसकी शुरुआत जो है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये नाम आपने सुना होगा। ये कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो का जो नाम आता है, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, इन दोनों ने रैयतवाड़ी की शुरुआत करी थी। तो ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि टॉमस मुनरो और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसान से, किसान का मतलब होता है रैयत, रैयत से सीधे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके लगान वसूला जाता था। इसमें बीच में जमींदारों का कोई रोल नहीं था। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो डायरेक्ट किसान से मिलते थे, वहीं को रैयत बोला जाता है। ये तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1820 से 1827 तक, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिम भारत के, ठीक है, पश्चिम भारत के डीके कर्वे, इनका नाम आपने सुना होगा। डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब होगा, इस प्रश्न का जवाब जो है दो हो सकता है, क्योंकि स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों में इनका बराबर योगदान रहा है। और इनका पूरा नाम क्या था, महर्षि थे। काफ़ी सम्माननीय नाम था इनका, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, शॉर्ट में इन्हें डीके कर्वे बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों पे समान रूप से कार्य किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है मुंबई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। उसका नाम था उस विद्यालय का नाम था SNDT, महिला विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित कराई थी मुंबई में। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय मुंबई में इन्होंने स्थापित कराई थी। और इसके साथ साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पे भी बहुत बल दिया था। ठीक है, और दोनों ही क्षेत्रों में इनका समान योगदान था। तो इसलिए आयोग ने इसका उत्तर सी एवं डी दोनों को मान लिया था। तो ठीक है, तो स्त्री शिक्षा पुनर्विवाह दोनों संबंधित थे। और इनके जो योगदान थे उनको देखते हुए 1958 में डीके कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये पूछा जा चुका है आपसे। तो 1958 में डीके कर्वे को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है कि ये कई बार आ गया, इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा करी थी। तो ये जो है युद्ध है, और इसकी युद्ध की शुरुआत और युद्ध का समापन कैसे होता था। तो आप जानते हैं कि
फ्रांस और जो ब्रिटिश सरकार थी, इसके जो है बीच में हमेशा द्वंद्व युद्ध चलता रहता था इन दोनों के बीच में। तो जहाँ जहाँ भी युद्ध होता था तो उसका असर भारत पर भी पड़ता था। तो भारत में भी ये शक्ति, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जैसे कर्नाटक की सरकार हो गई, मैसूर हो गया, मराठा हो गए, इन सब का पक्ष लेकर के एक दूसरे से लड़ाते रहते थे। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके बीच में संधि होती थी, तो उसी संधि के माध्यम से जो है भारत में भी इन युद्धों का समापन होता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कैसे समाप्त हुआ था, तो एक्स-ला-सैपल संधि हुई थी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तो उसी युद्ध के इसी संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा, इसका कोई निर्णय ही नहीं निकला। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। क्लियर है। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश की हार हुई थी। हैदर अली, प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो इस तरह से हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, प्रथम एक का विकल्प हो जाएगा A4 B1 C3 D2, अर्थात 4 1 3 2। ठीक है, 4 1 3 2, तो इसका मतलब उत्तर सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे। खिलाफत आंदोलन जानते हैं आप, ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ ही 1918-19 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके प्रमुख जो नेता थे वो कौन कौन थे, तो इनमें जो है जो है अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों के अलावा इसमें जो है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भी बराबर योगदान दिया था, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसके बाद हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये तमाम लोग थे जिनका योगदान रहा है। तो मुख्य रूप से जो योगदान था वो शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली का। इन्हें जो है इन दोनों क्या कहा जाता है, अली बंधु। ये पूछा भी गया है कि अली बंधु में कौन कौन शामिल है, याद रखेंगे आप। तो अली बंधु के नाम से मशहूर थे दोनों लोग, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और इस खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें गांधी जी ने भी भूमिका निभाई थी, क्योंकि उनको लगा कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। तो गांधी जी ने सहयोग किया था इनको असहयोग आंदोलन में साथ लेने के लिए। तो गांधी जी जो है 23 नवंबर, ठीक है, 23 नवंबर 1919, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। गांधी जी को जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था अधिवेशन। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो बहुत ही अच्छा अवसर था ये हिंदू मुस्लिम एकता का। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो देवबंद आंदोलन जो है 1888 में, देवबंद आंदोलन कब हुआ था, 1888 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी यूपी में। और देवबंद आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देवबंद एक स्थान है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक स्थान है ये, सहारनपुर में। ठीक है, वहीं देवबंद है, वहीं पे देवबंद आंदोलन शुरुआत की गई थी। और ये जो है 1866 में दार उल उलूम नामक स्कूल खोला गया था। ठीक है, दार उल उलूम नामक स्कूल खोला गया था। इसी स्कूल के लोगों ने जो है ये 1888 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसमें कौन कौन शामिल थे, उनका नाम अगर हम देखें, उसमें नाम जो प्रमुख नाम था वो मोहम्मद कासिम ननौतवी थे, इसके संस्थापक, और रशीद अहमद गंगोही, ये जो है ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इसके साथ साथ शिवली नुमानी भी इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। ठीक है,
तो ये तमाम लोग थे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1888 में देवबंद से। अगला प्रश्न पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू और सी दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी, तो ये तो हमने चर्चा की थी पीछे, ये स्वराज पार्टी है और इसमें जो है स्वराज पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर के, हालांकि गांधी जी का इनको समर्थन था या कांग्रेस का भी समर्थन माना जा सकता है, समर्थन था, और इन्होंने 1923 में पार्टी बनाई थी और इन्होंने काउंसिल में प्रवेश करने के लिए गांधी से स्वीकृति ली थी। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो है इनको काफ़ी इसमें वो मिला, फ़ायदा भी हुआ इस पार्टी का। और इसका महत्वपूर्ण फ़ायदा ये था कि विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे, ये इनका सबसे बड़ा योगदान रहा इस पार्टी का, ठीक है। विट्ठल भाई जो है केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखें हम, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के प्रथम शिकार, यानी लॉर्ड डलहौजी जानते हैं आप, जो इसका विलय सबसे ज़्यादा जो राज्य हड़प किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो इसने कई नियम बनाए थे, जिसमें एक था कि जिनके पुत्र न हो उनको गोद लेने की अधिकार से वंचित किया गया, उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाता था। तो इसकी शुरुआत जो है डलहौजी का जो कार्यकाल था 1846 से 56 तक था, ठीक है। इन 10 सालों में जो है डलहौजी ने बहुत से राज्यों का हड़पा था। तो इसका जो पहला शिकार था वह था सतारा को 1848 में शिकार बनाया गया और इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद जो क्रम है, क्रम भी पूछा जाता है राज्यों का, कई बार पूछा गया है कि राज्यों का क्रम बताइए। तो इसका क्रम हम देखें तो सतारा, जैतपुर, ठीक है, सतारा, जैतपुर, फिर इसके बाद है आपका संभलपुर, और फिर इसके बाद बघाट, फिर इसके बाद उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, फिर इसके बाद जो है झांसी, नागपुर, अंत में अवध, सबसे लास्ट में जो है अवध का विलय हुआ था 1856 में। ये भी पूछा गया कि अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। हालांकि इसका हड़प नीति से संबंध नहीं था, ये आउटरम की रिपोर्ट पे पूछा था कि अवध का विलय किस रिपोर्ट पे हुआ था। आउटरम की रिपोर्ट पे अवध का जो विलय किया गया था 1856 में। तो मतलब कि लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहला शिकार जो है सतारा था और अंतिम शिकार अवध। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान का द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम बताइए। तो आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी का मतलब क्या हुआ कि ये भारत के जो सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा है, वहाँ पे ये रहते थे और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन जो है शुरू किया था। सीमांत ये अफ़गान के जो भारत और उसमें पाकिस्तान था, तो भारत और अफ़गानिस्तान के जो क्षेत्र हैं उसमें इनका निवास स्थान था, सिंध के क्षेत्र में, वहीं पे रहते थे। इसलिए इनको सीमा के अंत यानी भारत की सीमा के अंत में सीमांत गांधी कहा जाता था। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार जो है नामक संगठन बनाया था और इस संगठन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें जो है फ़क्र ए अफ़गान की उपाधि दी गई थी। फ़क्र यानी कि इनमें गर्व था अफ़गान को, इन्होंने फ़क्र ए अफ़गान की उपाधि इनको दी गई थी। क्लियर है? फ़क्र ए अफ़गान, इसकी उपाधि इनको दी गई थी। और इसके बाद भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। भारत रत्न भी दिया गया, पहले विदेशी से जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखेंगे, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो आप जानते हैं कि नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार से नाराज होकर के दिया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? याद रखेंगे आप, 13 अप्रैल
1919 को बैसाखी के दिन जो है ये घटना घटी थी। और इसमें लगभग जो है जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है और इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, लगभग 400 के आसपास लोग मारे गए थे, 1200 घायल हुए थे इस तरह से। और इन्होंने जो नाराज होकर के उपाधि लौटा दी। उसके साथ साथ शंकर नायर थे, शंकर नायर ने अपना जो है वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा, शंकरन नायर ने इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वायसराय की कार्यकारी में सदस्य थे, ये इस्तीफा दे दिया था, ये भी पूछा जाता है। और किसने अपनी उपाधि लौटाई दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और एक बात और करें तो D.F. एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज ने क्या कहा था? इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, ये भी पूछा जाता है। दीनबंधु D.F. एंड्रूज ने जो है जानबूझकर की गई इसको हत्या कहा, इस नरसंहार को जानबूझकर की गई हत्या की उपाधि दी थी। ठीक है। और इसके लिए एक हंटर कमीशन स्थापित किया गया था। जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, ये भी अब याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो 2016 देख लिया, अब 2015 के प्रश्नों को हम देखें। 15 में पहला जो प्रश्न है वो है सौमेंद्र नाथ टैगोर क्रांतिकारी आंदोलन से पूछा गया है। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? ये क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यकर्ता थे। तो इन्होंने क्रांतिकारी साम्यवादी दल अर्थात क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1934 में। ये कई बार पूछा जा चुका है। 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो आप जानते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस की? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। एनी बेसेंट, तो ये कब अध्यक्षता की थी इन्होंने? तो इन्होंने जो है कब किया था इन्होंने? 1917 में। पहली बार 1917 में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया, तो वो था एनी बेसेंट, वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। ये प्रथम महिला थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें प्रथम भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी जो प्रथम भारतीय महिला थी। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? तो 1924 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो गांधीवादी योजना जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित की थी। यह योजना 1944 में प्रस्तुत की गई थी और इस योजना में स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की बात की गई थी। ठीक है, क्या था इसमें? इसमें था स्वावलंबी गांव, ग्रामीण व्यवस्था। यानी कि गांधी जी का भी सपना था कि ग्राम हमारे आत्मनिर्भर रहें। और इस योजना में गांधी जी के समर्थन से इन्होंने योजना बनाई थी। श्रीमन नारायण ने, गांधीवादी व्यक्ति थे। स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की गई थी इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया है लखनऊ में 1857 के संघर्ष संग्राम नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं कि लखनऊ 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो इनका नाम था बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति में लखनऊ का जो है नेतृत्व किया था। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था बिरजिस कादिर। ये भी पूछा जाता है, अगर बिरजिस कादिर होंगे यहाँ पे विकल्प में तो फिर बेगम हजरत महल आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्हीं के संरक्षक के रूप में बेगम हजरत महल ने कार्य किया था। तो बिरजिस कादिर और बेगम हजरत दोनों दिया रहेगा, तो आपको हजरत महल नहीं लगा करके बिरजिस कादिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नवाब तो यही थे, ये इनकी संरक्षिका थी। ठीक है, और नाना साहब ने कहाँ का किया था? तो ये इन्होंने कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों लोगों ने कानपुर में किया था नेतृत्व। और झांसी में कौन था? झांसी में आप जानते हैं कौन था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था? ये लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था?
तो आप जानते हैं कि लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख ये पत्रकार, सामाजिक सुधारक थे और इनके लेख जो थे, ये भी आप बता दें, इनके लेख जो है सतपत्र यानी 100 पत्र के नाम से छपे थे। ठीक है, सतपत्रे के नाम से इनके लेखों का नाम सतपत्रे था। इन्हें लोक हितवादी की उपाधि दी गई थी। ये मराठा क्षेत्र से संबंधित है। ये देखिए अगला प्रश्न है, कामागाटामारू क्या था? तो आप जानते हैं कामागाटामारू एक जहाज था और इस जहाज का महत्व इसलिए था कि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है उस समय कामागाटामारू जहाज लेकर के, कौन लेकर के गया था? तो उनका नाम था गुरुदीप सिंह। इनको बुलाया था बाबा गुरुदीप सिंह। गुरुदीप सिंह ने जो है इस जहाज़ को किराए पर लिया। ठीक है, और किराए पर लेकर के इन्होंने कनाडा की तरफ यात्रा करी और इसमें 376 लोग सवार थे। यह कनाडा वैंकूवर कनाडा के लिए ये जो है पलायन किया इस जहाज़ ने, लेकिन इन्हें वहाँ उतरने नहीं दिया गया और वहाँ से वापस भेज दिया गया। ठीक है, तो ये जो पूछा जाता है कामागाटामारू क्या है? तो एक जहाज़ है। अगला प्रश्न हम देखें, 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में। कैबिनेट मिशन गठित किया गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसमें 3 लोग थे, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और इसमें और कौन कौन था? तो इसमें जो है इसमें जो है नाम देख लें अगर हम, तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और इसके साथ साथ और कौन कौन था इसमें था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 2 लोग सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी कैबिनेट मिशन की। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन जो है भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए ही इसका गठन किया गया था। और इसका गठन किसने किया था? तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन गठित किया था भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, 1924 तारकेश्वर आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये जो है मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही होगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार से। ये पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक स्थान है और ये जो है इस स्थान पे महादेव मंदिर है एक। ठीक है, महादेव मंदिर, इस मंदिर में भ्रष्टाचार फैला हुआ था महादेव के मंदिर में, और इसी मंदिर में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1924 में तारकेश्वर आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, इस आंदोलन को एक भ्रष्ट जो है महंत थे, उन्हीं को हटाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और कौन चलाया था इसे, ये भी आप जान लें। इसको जो है स्वामी विश्वानंद ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और C.R. दास ने भी इसे अपना समर्थन दिया था। ठीक है, C.R. दास का भी समर्थन प्राप्त था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1924 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट से। ये जो है कब जारी किया गया था? तो ये लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जारी किया था ताकि भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन भारत ने जो है रावी नदी के किनारे भारत ने क्या किया था कि पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है,
और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है ये पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। और यहीं पे जो है ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। और क्यों कहा था? तो इसका भी एक कारण ये है कि जब दंगा फैल गया था, दंगा जहाँ जहाँ फैल गया था, तो गांधी जी खुद वहाँ पे जा कर के इन्होंने इस दंगे को रुकवाया। लोगों ने अकेले जो है नोआखली के दंगा, इस तमाम जो है दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर गांधी जी ने दंगा को शांत कराया, इसलिए इनको माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, 2014 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो वो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लेकिन ये तो गवर्नर, वहाँ का गवर्नर जनरल था। पूछ रहा है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आपको जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर जो है 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। तो ये बहुत चर्चित नाम है इनका, और ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन 1905 में जब कर्जन ने घोषित किया, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है H.W. नेविन्सन ने आंदोलन का जो है कवरेज किया। पत्रकारिता पत्रकार थे तो इन्होंने कवरेज किया था। क्लियर है? और एक और अगर हम बात करें तो वेब मिलर भी पूछा जाता है कि वेब मिलर किस आंदोलन के समय आए थे भारत, या नेतृत्व की आंदोलन कवरेज किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इन्होंने धारासड़ा कांड की जो है काफ़ी चर्चा करी है अपनी पुस्तक में। तो ये वेब मिलर किस समय थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और स्वदेशी आंदोलन कौन थे? नोविन्सन। क्लियर है? चलिए दोनों नाम याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु उसी दिन जो है असहयोग आंदोलन शुरू भी हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इन्होंने अमृतसर अधिवेशन 1919 में अंतिम रूप से भाग लिया था, क्योंकि 1920 में मृत्यु हुई थी, तो अंतिम अधिवेशन 1919 में था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए और तिलक जी के बाद तिलक के बारे में अगर हम बात कर लें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 पत्र निकाला था। ठीक है, केसरी पत्र किस में था? ये भी भाषा पूछा था। केसरी जो है मराठी भाषा में था और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किन निम्न पुस्तकों में किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो सबसे उनकी जो चर्चित पुस्तक है वो है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी ये भी पूछा जाता है। तो 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय इन्होंने जहाज़ में ही इसे लिखा था। ठीक है, इसी में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट की बांझ और वेश्या से तुलना की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये जो है किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप जानते ही हैं, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
और एक समिति गठित की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो कौन सी थी? हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी ब्रिटिश सरकार ने गठित की थी, और एक कमेटी जो है कांग्रेस द्वारा अपनी तरफ से गठित किया गया था। ठीक है, तो जो कांग्रेस ने समिति गठित की थी, कांग्रेस जांच समिति जो है कांग्रेस ने गठित की थी, तो उसके रिपोर्ट लिखने के लिए गांधी जी को कहा गया था। ठीक है, गांधी जी ने उस रिपोर्ट को लिखा था। और इस आयोग में कौन शामिल था? इसमें गांधी जी के साथ साथ जो है पंडित मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे इसमें। ठीक है, चलिए, और 3 लोग थे इसमें। कौन कौन था? गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, और मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय 3 लोग थे। मदन मोहन मालवीय इस समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप लिखने का कार्य किसे दिया गया था? महात्मा गांधी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो आप जानते हैं 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, और गांधी जी के साथ जो है शौकत अली, यानी कि अली बंधुओं में से जो बड़े थे शौकत अली, उन्होंने उनकी अर्थी उठाई थी। तो 1 अगस्त को 1920 को गांधी तिलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो शौकत अली ने गांधी जी के साथ इनकी अर्थी उठाई थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक, तो जानते हैं आप इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कब कहाँ प्रकाशित की गई थी? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, ये जो है साउथ अफ्रीका में यह पत्र छपा था इंडियन ओपिनियन, और इसका जो प्रथम संपादक कौन था? मनसुख लाल नजर। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? दादा भाई नौरोजी को के बारे में कहा गया है, तो इसमें देखते हैं वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये कथन सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी सही है। उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, गलत है ये, क्योंकि 3 बार अध्यक्ष बने थे इन्होंने। जो 3 बार अध्यक्षता की थी इन्होंने कब कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी 1886, ठीक है, उसके बाद 1893, और एक कलकत्ता अधिवेशन 1906। इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। 4 बने, इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? तो ये भी जो है उत्तर इसका भी क्या हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी ने ही प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, या राष्ट्रीय आय गणना की थी, और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी? यानी बीजी तिलक को जब सजा हुई थी उस समय किसने जो है कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी से? तो आप जानते हैं कि संस्कृत जो मैक्स मुलर थे, इन्होंने काफ़ी आर्यों के आगमन को लेकर के, वैदिक काल को लेकर के बहुत अध्ययन किया था, और बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ही कहा था कि संस्कृत के विद्वान ग्रुप में तिलक संस्कृत के विद्वान थे, जानते हैं आप। इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य उनकी पुस्तक है तिलक की। तो उस समय जब इनको सजा हुई थी तो इस समय मैक्स मुलर ने ये कथन कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज के शब्द का जो है घोषणा की गई थी? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लगभग कई बार पूछा चुका है। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष नौरोजी जी थे, अध्यक्षता की थी इन्होंने, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इन घटनाओं का क्रम लगाना है। नीचे दी गई घटनाओं पर विचार करिए और उनका कालानुक्रम बताइए। तो अभी हमने जैसा चर्चा की थी, बीजी तिलक कब मरे थे? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना,
तो आप जानते हैं रौलट विधेयक कब पास हुआ था, यह हुआ था मार्च 1919, और इसी के विरोध में जो है जलियांवाला में सम्मेलन चल रहा था। तो जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 26 से 30 दिसंबर 1919, 26 से 30 दिसंबर 1919। क्लियर है। चलिए तो अगर हम देखें तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर हम क्रम देखें अगर, तो सबसे पहले ये होगा कि रौलट विधेयक पास होगा। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था मार्च 1919 में, तो 2, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसी के उपलक्ष्य सम्मेलन चल रहा था, 3, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, 4, तब जो है तिलक की मृत्यु हुई थी, यानी 2, 3, 4, 1। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो, 2, 3, 4, 1, ठीक है। डेट याद रखेंगे आप, अक्सर ये पूछा ही जाता है। अब देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पुस्तकें हैं और उनमें से कोई एक पुस्तक गलत दिया गया, यही हमें देखना है। तो देखते हैं, पूछा गया है एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का क्या नाम था, इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिल्कुल सही है, इसी में उन्होंने धन निष्कासन की व्यवस्था बात की थी। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, बिल्कुल सही है। फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू आफ्टर, ये जो पुस्तक है एक फ्रैंक मोरिस की नहीं, ये दुर्गा दास की पुस्तक है, ठीक है। किसकी है, दुर्गा दास, क्या नाम है उसका, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये पुस्तक जो है दुर्गा दास की है। बाकी सब ये एस.सी. बोस बिल्कुल सही है। दादा बनर्जी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो है दुर्गा दास, याद रखेंगे आप। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप जानते हैं विनोबा भावे। सबसे पहले विनोबा भावे को देखें तो इन्होंने प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रह शुरुआत की थी इन्होंने। बीजी तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और आसफ अली आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और सरोजनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो धरासना जो कांड हुआ था, जिसकी चर्चा वेब मिलर ने अपनी पुस्तक में की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नमक आंदोलन के दौरान, तो उसका नेतृत्व इन्होंने किया था जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। तो इस तरह से क्या उत्तर सही हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर सही हो जाएगा, हम मिला लें अगर इसको तो हम देखते हैं A2, ठीक है, A2 होगा, फिर B1, A2 B1 और आसफ अली भाजपा C4 और D3। इसका मतलब कि 2, 1, 4, 3 पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। तो आप जानते हैं कि काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और काकोरी कांड क्या था, तो ये रेलगाड़ी जो है सरकारी खजाना लेकर सहारनपुर से जो है लखनऊ जा रही थी, इसी को लूटा गया था, ठीक है, क्रांतिकारियों द्वारा। इस ट्रेन को लूटा गया था 9 अगस्त 1925 को। तो इसके प्रति जो बचाव समिति गठित की गई थी कांग्रेस द्वारा, उस बचाव समिति की अध्यक्षता किसने की थी, यही पूछा गया। तो आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत ने उस समिति की अध्यक्षता की थी। और इसमें अन्य लोग भी थे, इसमें मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। वकीलों की जो समिति थी उसमें भानुचंद्र गुप्ता थे, मोहनलाल सक्सेना और अजीत प्रसाद, ये लोग थे। इन्होंने जो है इन बचाव पक्ष का नेतृत्व किया था। अध्यक्षता किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड को, जो काकोरी कांड है, इसका जो है नाम बदला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड की जगह इन्होंने क्या नाम दिया है, एक करंट का क्वेश्चन है, इन्होंने नाम दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नया नाम दिया है, काकोरी ट्रेन
एक्शन, क्योंकि कांड शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। याद रखेंगे आप, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में बदला गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक भी अच्छी है। ये किसकी रचना है? ये तो ये रचना है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, लैरी कलेंस, डोमिनिक लेपियर। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है द मैन हु इंडिया डिवाइडेड जो है रफीक जकारिया की पुस्तक है। ठीक है, रफीक जकारिया की पुस्तक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक का नाम है वो पुस्तक कौन सी, उसको भी हम देख लें। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की रचना थी। इसके बाद हम देखें राजेंद्र प्रसाद की कौन सी थी, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। और द मैन हु इंडिया डिवाइडेड रफीक जकारिया की थी। और लैरी कॉलिंस डोमिनिक लेपियर की जो पुस्तक थी वो थी कौन थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। याद रखेंगे आप, फ्रीडम एट मिडनाइट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपनी फांसी के पूर्व, जब फांसी लगी थी इनको, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पीने के लिए जब उनको दूध देगा तो उन्होंने कहा कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, क्रांतिकारी थे, इन्हें फांसी दी गई थी। हालांकि इस प्रश्न को आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इसका सही जवाब जो है राम प्रसाद बिस्मिल ही होगा। इन्होंने ही कहा था कि मैं अब केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, और इन्होंने दूध पीने से, खाने पीने से मना कर दिया था। क्लियर है? तो आयोग ने बाहर कर दिया, फिर भी इसका उत्तर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें हम, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? तो ये जो है ब्रिटिश विद्वान थे, इन्होंने एल कैम्पबेल जॉनसन, इन्होंने जो है इसको कहा था कि ये महज एक सांत्वना पुरस्कार की तरह है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है गांधी इरविन समझौते को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये भी जान लें हम। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगे जो की गई थी उसकी मांग मान ली गई थी, और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिंद्र सन्याल बंदी जीवन, लाला राम शरण दास दी ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम, इसमें से कौन सी पुस्तक जो है सही सुमेलित नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भगत सिंह की रचना नहीं है। भगत सिंह की रचना का क्या नाम है? इन्होंने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह की पुस्तक थी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, और ये जो पुस्तक है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की पुस्तक है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनकी पुस्तक है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अन्य बिल्कुल सही है, सचिंद्र सन्याल की बंदी जीवन, लाला रामशरण दास की दी ड्रीमलैंड, और भगवती चरण बोहरा की द फिलॉसफी ऑफ बम, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में 1927 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ठीक है, तो आप जानते हैं विभाजन का कब पारित किया गया था, विभाजन से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था। तो ये समिति जो है 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आयोजित की गई थी। इसमें जो है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत भारत विभाजन का प्रस्ताव अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने, और समर्थन किसने दिया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। क्लियर है? इस प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने, और समर्थन दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद, डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम।
भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? पहले भी हमने चर्चा की थी इस पर। तो ये जो है 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। और यह लागू कब हुआ था? तो आप जानते हैं लागू हुआ था 15 अगस्त 1947। इसी दिन जो है ये लागू हुआ। और पारित कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था? तो आप जानते हैं कि कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है, हुआ था। और इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कांग्रेस द्वारा सभी बातें मनवाई गई थी। तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में कहा था? तो इसको जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इसे राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किया। ये जो है विभाजन के खिलाफ थे और इन्होंने विभाजन कभी नहीं चाहा था, लेकिन विभाजन हुआ तो इस पे दुखद आहत होकर के इन्होंने इसे राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण की बात कही थी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने कौन कौन प्रश्न देखा? हमने 2016 से 2014 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया, 2013-12 के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, उससे पहले भी बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं आप चैनल को, वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को फ़ायदा हो इसका, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।